नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 50 जीकेजीएस करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वो हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया कि भारत के वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री कौन है। ठीक है, तो रक्षा राज्य मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका श्री संजय सेठ। इसका राइट आंसर होगा श्री संजय सेठ ने 11 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में है जो कि इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसके अलावा श्री संजय सेठ की बात करते हैं तो जो रांची लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से ये दूसरी बार सांसद बने हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा बात करते हैं कि वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वह हैं आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह को भी याद रखना है, वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की गठन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और रक्षा मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो वो थे आपके बलदेव सिंह। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जिसके पास बल होगा वही आपका रक्षा करेगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्री पहले कौन थे? बलदेव सिंह थे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में ये मिलने वाला है। साथ में अगर आप कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफ़ंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में जानकारी नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक भारत में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC के द्वारा कंडक्ट होता हो, बैंकिंग के द्वारा होता हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या आपके डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सारे एग्ज़ामों का टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराता है, साथ में आपको PYPs भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो अगर ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो ये दोनों का एक्सेस आपको मिलता है। यहाँ पर लगभग आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP है जो कि आपको मिलता है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 21 होने वाला है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो यह प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने का स्वतंत्रता और व्यवसाय करने का। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 21A की बात करते हैं तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसको 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, याद कीजिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद जो 22 है निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध से है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपसे पूछा गया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रार्थना समाज पूछा गया था
या ब्रह्म समाज पूछा गया था। इन दोनों में आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दोनों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना समाज को देखते हैं। तो प्रार्थना समाज का स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। याद कीजिएगा कब किया गया था, 1867 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा प्रार्थना समाज के द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र भी प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है आर्य समाज का स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। ब्रह्म समाज का स्थापना अगर आपसे पूछा गया होगा तो 1828 में किया था राजा राम मोहन राय जी ने, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना आपका 1897 में किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका अनुच्छेद 51 का क का 6 या कहें तो जी, इसका आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य अध्याय स्पष्ट रूप से प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक कर्तव्य लागू करता है। अनुच्छेद 51A का सब क्लोज जी कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें। भाग 3 के तहत भारत का संविधान मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और जिसके लिए व्यक्ति अकेले मानव होने के कारण स्वाभाविक रूप से हकदार है। ठीक है, तो इसको देखना है। इसके अलावा पर्यावरण का अधिकार भी एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना किसी व्यक्ति का विकास और उसकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति संभव नहीं है। अनुच्छेद 51A की बात करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, और ये सब जो आपका है अनुच्छेद 51 का ए का सब क्लोज ए, अनुच्छेद 51 का ए का सब क्लोज सी, अनुच्छेद 51A का सब क्लोज ई, ये सभी आपका मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अनुच्छेद 51 का सी को देखिएगा, अनुच्छेद 51 के ई को देखिएगा। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी उदासीन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी उदासीन के पीएच मान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 7 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 7 होगा। पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर है। पीएच स्केल वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। ठीक है, पीएच स्केल की खोज की बात करेंगे तो सोरेनसन ने किया था। रेंज की बात करते हैं तो 0 से 14 इसका रेंज होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन आपका अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो यह आपका क्षारीय होगा, 7 के बराबर है तो आपका उदासीन होगा, और यही पूछा गया था। इसके अलावा शुद्ध पानी का पीएच मान ठीक 7 होता है। रक्त की बात करते हैं तो पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। आंसू के पीएच मान आपका 6.5 से लेकर 7.6 होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, तो ओणम की बात करते हैं तो ओणम आपका कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका केरल में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका केरल हो जाएगा। इसके अलावा केरल का फसल काटने का उत्सव है, राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिनों का ये त्यौहार है और मलयालम कैलेंडर माह में 22वें नक्षत्र थिरोनम पर पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त सितंबर के साथ अति छादित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा भारत के प्रमुख फसल उत्सवों के बारे में बात करते हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है, तो बारी बारी करके देखेंगे, उसको भी आप लोग एक बार देखते चलिएगा। एक है आपका मकर संक्रांति, जो कि आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर भारत में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू फ्रेंड्स आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम हो गया। पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो पोंगल को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो लोहड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा आप लोग को मालूम होगा कि आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपसे पूछता उगादी कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी आप कैसे तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। फिर भी आपके ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहता है, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी दिया रहता है, तो उससे घबराना नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि नवन्ना कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नवन्ना, तो इसको याद रखिएगा। मकर बिलक्कू एक पूछा जा सकता है, मकर बिलक्कू कहाँ मनाया जाता है, तो मकर बिलक्कू दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है, तो केरल याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है वांगला कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, तो वांगला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मेघालय में मनाया जाता है वांगला, ठीक है। इसके अलावा विशु की बात करेंगे कि विशु कहाँ मनाया जाता है, तो विशु दोस्तों आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुनालू पूछा जाता कि बुनालू कहाँ पर है, तो बुनालू दोस्तों आपका तेलंगाना में मनाया जाता है और आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो इन दोनों को भी आप याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नोकक्रेम, नोकक्रेम को भी देख ही लीजिए। नोकक्रेम की बात करेंगे तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो नोकक्रेम आपका मेघालय में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया, ठीक है। तो सती प्रथा की बात करेंगे तो पहली बात कब, तो 1829 में, किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा है, जो कि आपका लगाया गया था 1829 में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। 1828 में भी हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो सती प्रथा का भी जो अंत है ना, वो आपका राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही किया गया था, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना है। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो याद रखना है। इसके अलावा आरंभ में ये जो कानून है सती प्रथा का केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था, फिर बाद जाकर 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 4 राज्यों का नाम दिया गया था और उसको अरेंज करना था, नहीं ये इस ऑप्शन में सबसे कम साक्षरता स्टेट, हाँ 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा था कि सबसे कम जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वो किस किस राज्यों का है, ठीक है। तो उन 4 राज्यों में कौन कौन सा राज्य दिया गया था उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो एक राज्य जो दिया गया था आपका, ठीक है, एक आपका दिया गया था अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश को खोजें तो एक आपका दिया गया था अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो है एक आपका दिया गया था मिज़ोरम का, ठीक है, एक आपका दिया गया था मिज़ोरम का। इसके अलावा एक आपका दिया गया था उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड को भी खोजते हैं हम लोग। एक ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका उत्तराखंड का दिया गया था और एक ऑप्शन जो था वो आपका हरियाणा का था, ठीक है। एक आपका हरियाणा का था और एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और एक आपका उत्तराखंड हो गया। और इसमें पूछा गया था सबसे कम साक्षरता, ठीक है। तो ऊपर से ये तो आपका सबसे ज़्यादा है, केरल का सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, कितना है, तो 93.91% है। उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम है। मिजोरम तो होगा नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका केरल के बाद मिजोरम का है, ठीक है। इसके बाद आपका उत्तराखंड है, इसके बाद हरियाणा था, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता जो है आपका सबसे कम है। निचले स्थान से देखें तो तीसरा है, ठीक है। सबसे कम आपका बिहार का है, ठीक है, 63.82% है, ठीक है। तो सबसे कम आपका यही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन सब ये जो आपका चार्ट दिया गया है उसको एक बार आप लोग देखते हुए जाइएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न जो है आपका आ सकता है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्ज़ाम में शायद पूछा गया था। जैसे पूछा गया था चुनाव कमीशन का आर्टिकल पूछा गया था शायद आपसे, ठीक है। चुनाव जो कमीशन है यानी कि क्या उसको बोला जाता है, एक बार हम देख लेते हैं। एक आपसे पूछा गया था चुनाव कमीशन का आर्टिकल, यानी कि जो भारत का जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव जो निर्वाचन आयोग है, उसका आर्टिकल क्या होता है, तो उसका आर्टिकल आपका 324 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 324 हो जाएगा, 324 आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है
आपसे पूछा गया ब्रह्म समाज का स्थापना, जो कि हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था बन्नी हट्टी का जो वार है वो आपका कब हुआ था, ठीक है, किसका वार पूछा गया था, बन्नी हट्टी का। बन्नी हट्टी का युद्ध जो है जिसे कि हम लोग ताली कोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो बन्नी हट्टी युद्ध कहें या ताली कोटा का युद्ध कहें, यह आपका 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में 23 जनवरी के दिन, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह युद्ध आपका जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत का एक संघ के बीच लड़ा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1565 होगा। इसके अलावा कैग का आपसे कार्यकाल पूछा था कि इस कैग का आपका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है, तो कैग यानी कि क्या होता है, कंप्ट्रोलर, ठीक है, याद कीजिएगा। इसका जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल और 65 वर्ष, ठीक है, जब से ये नियुक्त होते हैं वहाँ से अगर 6 साल हो जाता है तो भी ये रिटायर हो सकते हैं, या 65 साल जो भी पहले हो, ठीक है, उस समय तक इनका कार्यकाल जो है वो आपका होता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके अलावा जो कुछ पूछा गया था विजयनगर शहर जो है वो आपका किस नदी पर था, विजयनगर शहर जो है किस नदी पर था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विजयनगर नहीं पूछा गया था, वियना पूछा गया था, ठीक है, वियना जो नदी है वियना जो है वो किस नदी पर है, तो वियना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका डानूब नदी पर है। किस नदी पर है, डानूब नदी पर है, ठीक है, ये नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है और देशों से होकर बहती है, तो यही पूछा गया था, डानूब इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित था। रिजर्व बैंक का स्थापना आपका कब हुआ, नहीं हुआ, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना होता है 1935 में होता है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आपका किया जाता है। यह भारत का जो है आपका केंद्रीय बैंक है और देश का मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को यह नियंत्रित करता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं आपके शक्तिकांत दास हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये भी पूछा गया था। एक आपका जनहित जैन धर्म से लास्ट कौन था, हाँ, जैन धर्म का लास्ट तीर्थंकर आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर की बात करेंगे तो जैन धर्म का जो लास्ट तीर्थंकर था वो था आपके भगवान महावीर, ठीक है, तो भगवान महावीर से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका महावीर हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर यह था और साथ में यह 24वें तीर्थंकर था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन आपका कब आया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन आपका कब आया था, तो ये आपका आया था सन 1942 में, ठीक है, तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम PDF में देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।